नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। तो आज साइंस बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 है। इसमें कोशिका चक्कर का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, यानी कि कोशिका चक्कर में पार्ट 1 पढ़ लिया था। अब बाकी का जो पार्ट बचा था उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला है कोशिका द्रव्य विभाजन, यानी कि केंद्रक विभाजन, उसमें अंत्यावस्था केंद्रक विभाजन उसमें पढ़ लिया था फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में है कोशिका द्रव्य विभाजन। तो इसमें पहला पॉइंट है कोशिका में केंद्रक की विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। यानी कि जो टीलोफेज अवस्था अंत्यावस्था पढ़ाई थी उसमें लास्ट में जो डायग्राम दिखाया हुआ था उसमें जो दो पुत्री कोशिकाएं बन रही थी उसमें कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान दो पुत्री कोशिकाएं बनी थी। अगला पॉइंट है कोशिका द्रव्य विभाजन पादप व जंतु कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार का होता है। यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन पादप कोशिकाओं में अलग टाइप से होता है और एनिमल सेल में अलग टाइप से होता है। अगला पॉइंट है कोशिका द्रव्य विभाजन की दो विधियां हैं, यानी कि कौन कौन सी है। पहली है विदलन विधि, दूसरी है कोशिका पटलिका विधि। तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहली है विदलन विधि। इसमें है इस विधि के दौरान जंतु के मध्य खांच बनने लगती है। यानी कि जंतु कोशिकाओं में, यहाँ सॉरी कोशिका नहीं लिखी हुई है। इस विधि के दौरान जंतु कोशिकाओं में मध्य खांच बनने प्रारंभ हो जाती है तथा ये खांच केंद्रीय भाग की ओर बढ़ती है और इस प्रकार से जनन कोशिका से दो संतति कोशिका बनती है। यानी कि जो डायग्राम बनाया हुआ है उसमें दिख रहा है, यानी कि एक कोशिका है, जनक कोशिका है। तो इसमें जो खांच बन रही है, यानी कि ये लिखा हुआ है गोलाकार संकीर्ण। यहाँ जो खांच बनने स्टार्ट हो रही है ये केंद्र की ओर बढ़ रही है। यानी कि केंद्र की ओर बढ़ते बढ़ते ये आपस में टच हो जाती है और टच होते ही ये दोनों अलग हो जाती है। यानी कि एक जनक कोशिका से दो संतति कोशिकाएं बनती है। तो ये विदलन विधि से जो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है ये जंतु कोशिकाओं में होता है। अगला है कोशिका पटलिका विधि। इसमें पहला पॉइंट है पादप कोशिकाओं के मध्य विभिन्न पदार्थों के जमाव होने से जो पटलिका बनती है। यानी कि एक पादप कोशिका है तो उनके बीच मतलब सेंटर में विभिन्न पदार्थों, यानी कि जो पदार्थ होते हैं उनका जमाव होने लग जाता है। अगला पॉइंट है ये पटलिका केंद्र से परिधि की ओर बढ़ती है। यानी कि जो जमाव होता है पादप कोशिकाओं में विभिन्न पदार्थों का वो केंद्र में होता है और केंद्र से बढ़ते बढ़ते ये परिधि की ओर जाता है। अगला पॉइंट है पटलिका के दोनों ओर सेलुलोज जमा होने से कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। यानी कि ये पटलिका है, इसके दोनों तरफ सेलुलोज का जमाव होने लग जाता है जिससे कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। अगला है समसूत्री विभाजन के महत्व। इसमें पहला है इसके द्वारा गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्र जाते हैं तो इनमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो समान रहती है। यानी कि इनमें कोई फेरबदल नहीं होता है। अगला है शरीर की वृद्धि एवं शरीर के अंगों की मरम्मत। यानी कि शरीर की वृद्धि के लिए भी कोशिका समसूत्री विभाजन होगा और जहाँ पे शरीर के अंग में यानी कि चोट लगती है उसकी मरम्मत के लिए भी समसूत्री विभाजन होगा। अगला है अर्धसूत्री विभाजन। इसमें पहला पॉइंट है इसकी खोज फार्मर व मूरे ने की थी। यानी कि
फार्वर व मुरे नामक वैज्ञानिक ने अर्धसूत्री विभाजन की खोज की है। अगला पॉइंट है, अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला पॉइंट है, इस विभाजन के द्वारा बनने वाली पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान नहीं रहती, यानी कि समसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान बनी रहती थी, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में इस प्रकार नहीं रहता, यानी कि जनक कोशिका के समान पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान यानी कि उसके समान नहीं रहती है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या अर्धसूत्री विभाजन में आधी हो जाती है। इस कारण इस विभाजन को न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन को दूसरा नाम क्या है, इसे और क्या कहते हैं, तो न्यूनकारी विभाजन बोला जाता है। और क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें जनन कोशिका के समान गुणसूत्रों की संख्या नहीं रहती है, जनन कोशिकाओं से आधी हो जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका का विभाजन 2 बार होता है। अगला पॉइंट है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जीन विनिमय होता है, यानी कि जो गुणसूत्र है उनके ऊपर गुणसूत्रों पे जीन पाए जाते हों और जीन का विनिमय अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ही होता है। अर्धसूत्री विभाजन के चरण, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। इसमें फर्स्ट में है प्रथम पूर्वावस्था, प्रथम मध्यावस्था, प्रथम पश्चावस्था, प्रथम अंत्यावस्था। और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय में है पूर्वावस्था द्वितीय, मध्यावस्था द्वितीय, पश्चावस्था द्वितीय और अंत्यावस्था द्वितीय। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन में फर्स्ट में, तो प्रथम पूर्वावस्था। इसमें पहला पॉइंट है, समसूत्री विभाजन की तुलना में यह अवस्था लंबी व जटिल होती है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की ये पूर्वावस्था है वो समसूत्री विभाजन में जो पूर्वावस्था पड़ी थी उनसे जटिल है। और जटिल मतलब ये कठिन प्रक्रिया होती है और ये कंप्लीट होने में ज़्यादा समय लेती है। तो पूर्वावस्था प्रथम की पहली प्रावस्था है लेप्टोटीन। इस अवस्था में कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है तथा इस अवस्था में गुणसूत्रों पर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, वो स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यानी कि जो डायग्राम बना रखा है इसमें जो दिखाई दे रही है वो स्पष्ट रूप से क्रोमोसोम, यानी कि जो गुणसूत्र है ये लाइन के समान जो है ये गुणसूत्र होते हैं और इन पे छोटे छोटे दाने के समान जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो है क्रोमोसोम। अगला है जाइगोटीन। इस अवस्था में गुणसूत्रों का सूत्र युग्मन होता है, यानी कि जो गुणसूत्र ये नीचे की डायग्राम में दिखा रखा है, यानी कि सूत्र युग्मन, यानी कि ये बराबर साइज में हो जाते हैं और आपस में जुड़ने लगते हैं और गुणसूत्रों की संख्या आदि दिखाई देने लगती है। यानी कि इनमें गुणसूत्रों में सूत्र युग्मन होगा तो ये गुणसूत्रों की संख्या अपने आप आदि दिखाई देने लग जाती है। अगली अवस्था है पेकाइटिन। इस अवस्था में सूत्र युग्मित गुणसूत्र और मजबूती से लिपट जाते हैं, यानी कि उसमें जो स्ट्रक्चर में दिखा रखा है उनसे और ज़्यादा जुड़ जाते हैं। इस अवस्था में समजात गुणसूत्र स्पष्ट हो जाते हैं तथा समजात गुणसूत्र 4 सूत्रों वाले दिखाई देने लगते हैं। इसे काइजमेटा कहते हैं। यानी कि ये नीचे स्ट्रक्चर में दिखा रखा है तो ये काइजमेटा बन जाते हैं, यानी कि ये और अधिक ज़्यादा मजबूती से जुड़ेंगे
और इनमें ये जो गुणसूत्र है ये और ज़्यादा जुड़ेंगे और इनमें जीनों का विनिमय भी हो जाता है और ये टेट्रावेलेंट के रूप में दिखाई देने लग जाते हैं। अगली अवस्था है डिप्लोटिन। इस अवस्था में काइजमेटा स्पष्ट हो जाते हैं तथा जीन विनिमय इस अवस्था में होता है। यानी कि डिप्लोटिन अवस्था में जो काइजमेटा बनते हैं ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं और इन पे जो गुणसूत्रों पर जो दाने के समान जो संरचनाएं दिखाई देती है उनका विनिमय भी इसी अवस्था के दौरान होता है। अगला है डाइकाइनेसिस। इस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट रूप से अलग अलग होते हैं। इस अवस्था में केंद्रक कला व केंद्रिका लुप्त हो जाती है यानी तथा तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है। यानी कि जो केंद्रक के चारों ओर जो कला बनी हुई है वो लुप्त होने लग जाती है और केंद्रिका जो है वो भी लुप्त होने लग जाती है और तर्कु तंतुओं का निर्माण होने लग जाता है। अब है प्रथम मध्यावस्था। इस प्रावस्था में ध्रुव बन जाते हैं यानी कि जो केंद्रक कला थी वो भी लुप्त होने लग गई और जो केंद्रिका थी वो भी लुप्त हो गई। मध्यावस्था के दौरान ये ध्रुव बन जाते हैं। अगला है इस प्रावस्था में गुणसूत्र मध्य पटलिका के दोनों ओर अलग अलग जमा हो जाते हैं यानी कि मध्य के रूप में ये पंक्तिबद्ध रूप में स्पष्ट हो जाते हैं। इस प्रावस्था में दोनों गुणसूत्रों के गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर होते हैं यानी कि ये गुणसूत्र बिंदु जो दिखाई दे रहे हैं वो ध्रुवों की ओर हो जाते हैं। अगला है पश्चावस्था। प्रथम पश्चावस्था। इस प्रावस्था में तर्कु तंतुओं के संकुचन से पूर्ण गुणसूत्र अपने ध्रुवों की ओर जाते हैं। अगला पॉइंट है इस प्रावस्था के अंत तक प्रत्येक ध्रुव पर गुणसूत्रों का एक एक समूह बन जाता है यानी कि ये गुणसूत्र ध्रुवों की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ये गुणसूत्र ध्रुवों पर अंत्यावस्था के दौरान पहुंचेंगे। प्रथम अंत्यावस्था। इसमें पहला पॉइंट है इस अवस्था में गुणसूत्र अकुंडलित होकर क्रोमेटिन जाल में बदल जाते हैं। अगला पॉइंट है इस प्रावस्था में ध्रुव पर क्रोमेटिन जाल के चारों ओर केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका बन जाती है यानी कि मध्यावस्था के दौरान केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका का विलुप्त होती है और अंत्यावस्था के दौरान ये वापस बन जाती है तथा ध्रुव पर एक एक अगुणित केंद्रक बन जाते हैं यानी कि जो ध्रुव है उन पे एक एक अगुणित केंद्रक बन जाते हैं। अगला है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय समसूत्री विभाजन के समान ही होता है यानी कि जो हमने समसूत्री विभाजन में जो अवस्थाएं पढ़ी थी उसी प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कंप्लीट होता है। इसमें अगला पॉइंट है इसकी 4 प्रावस्थाएं होती है। पहली है पूर्वावस्था द्वितीय, मध्यावस्था द्वितीय, पश्चावस्था द्वितीय और लास्ट है अंत्यावस्था द्वितीय। तो समसूत्री विभाजन हमने डिटेल से पढ़ लिया था तो ये अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय समसूत्री विभाजन के समान ही है तो इसको फिर से डिटेल से पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समसूत्री विभाजन के समान होता है तो समसूत्री विभाजन देख सकते हैं। अगला है अर्धसूत्री विभाजन के महत्व। पहला है इस विभाजन के द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी समान रहती है यानी कि कायिक कोशिकाओं के दौरान तो ये
समान रहती है, पर लैंगिक जनन यानी कि जनन कोशिकाओं में ये गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। इसमें अगला पॉइंट है, इस विभाजन में की पूर्वावस्था में जीन विनिमय की घटना होने से आनुवांशिक गुण नए संयोग बनाते हैं। यानी कि इस अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो पूर्वावस्था थी उसमें जीन विनिमय यानी कि जीन विनिमय डिप्लोटिन अवस्था में हुआ था। उस दौरान जो आनुवांशिक गुण हैं ये नए संयोग करते हैं, यानी कि नए टाइप के आनुवांशिक गुणों का निर्माण होता है, जिससे जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। यानी कि जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताएं किसके कारण होती है? जीन विनिमय के कारण जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है।